क्या आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं या क्या आप जानना चाहते हैं कि हम किस तरह की बिजनेस एंटिटी क्रिएट कर सकते हैं? अगर आप बिजनेस का प्लान कर रहे हैं और आप कोई बिजनेस एंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरह की एंटिटी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्या उसका प्रोसेस रहेगा, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके लिमिटेशंस हैं, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, सब कुछ हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो पर मेरे साथ, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए कि आखिर कितनी तरह की बिजनेस एंटिटीज होती हैं और उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं सीए विकास शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर। सो फ्रेंड्स, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और अपने उस बिजनेस की एक लीगल एंटिटी रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बिजनेस एंटिटी हैं जिन्हें हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिन्हें हम रजिस्टर कर सकते हैं। देन उसके बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसी कौन कौन सी एंटिटीज हैं, उनके क्या टाइप्स हैं जो कि हम इनकॉर्पोरेट और रजिस्टर कर सकते हैं। सो सबसे पहले नंबर पर जो हमारे पास एंटिटी आती है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसके बारे में मैं डिटेल में आगे आपसे बात करूंगा। इसके बाद जो हमारे पास एंटिटी आती है वो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। सो एज पर इनकम टैक्स HUF को एक सेपरेट लीगल एंटिटी कंसीडर किया जाता है, तो आज की इस वीडियो में मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। इसके बाद जो हमारे पास एंटिटी आती है वो है पार्टनरशिप फर्म, देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको हम LLP के नाम से जानेंगे। उसके बाद बात करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, देन आएगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ वन पर्सन कंपनी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वन पर्सन कंपनी के बारे में भी। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा इन सभी बिजनेस एंटिटीज के बारे में, जिसमें हम मेनली कवर करेंगे डेफिनेशंस एंड फीचर, कैपिटल रिक्वायरमेंट टू इनकॉर्पोरेट दीज काइंड ऑफ एंटिटीज। इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे रजिस्ट्रेशन की कि कैसे इनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। देन बात करूंगा मैं आपके साथ कंप्लायंसेस की कि हर तरह की एंटिटी में किस तरह की कंप्लायंसेस हमें मैनेज करनी होती हैं। उसके बाद टैक्सेस की बात करेंगे कि किस तरह की एंटिटी में किस तरह का टैक्स और कितना टैक्स लगाया जाता है। स्पेशल बेनिफिट जो कि दिए जाते हैं किसी विशेष एंटिटी को, उसके बारे में बात करूंगा। उसके बाद बात करूंगा मैं आपके साथ क्लोजर की कि इन एंटिटीज को अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो इनका क्या प्रोसेस है, वेदर दीज आर दी इजी टू क्लोज और हार्ड टू क्लोज। इसके बाद मैं आपके साथ बात करूंगा एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड द कंप्लायंसेस। तो मान लीजिए आप कोई एंटिटी क्रिएट करने जा रहे हैं, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि जिस तरह की आप एंटिटी इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंसेस कॉस्ट आपके ऊपर कितनी आने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आपने किसी विशेष तरह की एंटिटी का इनकॉर्पोरेशन किया है तो आपके ऊपर क्या रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आएगी एंड उसके कंप्लायंसेस को मैनेज करने की कितनी कॉस्ट आपके ऊपर आ सकती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की। सो सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एकल स्वामित्व वाली एंटिटी जहां पर एक अकेला पर्सन ओनर होता है, उसके साथ में कोई दूसरा पर्सन ओनर नहीं होता है। तो यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। A sole proprietorship is a form of business organization wherein a single person owns, manage and control all the business activities. The individual who operate the business is called as in sole proprietorship or a sole trader. So हम यहाँ पर ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर कोई एक पर्सन बिजनेस करता है, चाहे वो बिजनेस नेम कोई भी रखे, अपने नाम से रखे, किसी दूसरे के नाम से रखे, बट उस बिजनेस में जो ओनर है वो दैट पर्टिकुलर पर्सन ही है जो उस बिजनेस को कर रहा है। तो उस केस में उस बिजनेस टाइप को हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, जहां पर केवल एक ही पर्सन ओनर होता है और उसके साथ कोई दूसरा पर्सन भागीदार नहीं होता है। सो अब देख लेते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या बेनिफिट्स है, क्या कंप्लायंसेस है, किस तरह से हमें इसका रजिस्ट्रेशन मिलता है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट की। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आपको कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। आप यहाँ पर कितने भी अमाउंट से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको केवल वो पैसा चाहिए, वो आपको मिनिमम कैपिटल चाहिए जिससे कि आप अपने बिजनेस को कर पाएं। जैसे कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको आपके बिजनेस के लिए हो सकती है, तो वो आपको यहाँ पर कैपिटल लगानी पड़ेगी।
या उसके अलावा अगर आपको कोई फिक्स एसेट्स या कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स अगर चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पर अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर आता है मेंबर्स रिक्वायरमेंट, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ पर केवल एक ही पर्सन होता है जो खुद अपने आप में ओनर होता है। सो यहाँ पर मेंबर रिक्वायरमेंट्स को लेकर भी मैं कह सकता हूँ ओनली वन पर्सन इज रिक्वायर्ड अंडर अ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके बाद बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप का कहीं पर भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ लाइसेंसेस या रजिस्ट्रेशन चाहिए हो सकते हैं जो आपके सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए नहीं होते बल्कि दूसरी चीजों के लिए होते हैं। जैसे कि मैं कह सकता हूं आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ सकता है, आप अपने आप को एमएसएमई में भी रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फूड आइटम में डील करते हैं तो आपको हो सकता है एफएसएसएआई लाइसेंस चाहिए हो, या इस तरह के और भी कोई लाइसेंस जो आपको जरूरत पड़ने पर लेने पड़ते हैं तो वो लाइसेंसेस आप ले सकते हैं। बट प्रोप्राइटरशिप को रजिस्टर कराने के लिए कोई इंडिविजुअल स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन आपको नहीं चाहिए। तो मैं यहां कह सकता हूं नीड ओनली फ्यू लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशन लाइक जीएसटी इफ एप्लीकेबल। इसके बाद आता है कंप्लायंसेस। तो क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई अपना इंडिपेंडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो यहाँ पर आपको कंप्लायंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल कुछ कंप्लायंसेस मैनेज करनी है। जैसे कि अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है तो आप जीएसटी की कंप्लायंसेस मैनेज करेंगे और आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी। और यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको बिजनेस के लिए कोई अलग रिटर्न नहीं भरनी है। आपकी जो अपनी रिटर्न जाती है एज ए इंडिविजुअल आप रिटर्न भरते हैं, उसी में आप सारी इनकम कंसोलिडेट करके ही अपनी आईटीआर फाइल करेंगे, जिसमें आपकी बिजनेस की भी इनकम रिफ्लेक्ट होगी और बिजनेस के अलावा अगर आपकी कोई अदर इनकम है वो भी आपकी वहीं रिफ्लेक्ट होगी। तो आपको अपने लिए और अपने बिजनेस के लिए अलग अलग आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। यहां पर केवल एक आईटीआर जाएगी जो आपकी होगी, जिसमें आपके बिजनेस की और आपकी अदर देन बिजनेस की सारी इनकम कंसोलिडेट करके ही आप उस आईटीआर को यहां पर फाइल करेंगे। सो मैं कह सकता हूं सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको कंप्लायंसेस भी बहुत ज्यादा मैनेज नहीं करनी है। इसके बाद आता है टैक्सेस। तो क्योंकि मैंने आपको बताया सोल प्रोप्राइटरशिप कोई अलग लीगल एंटिटी नहीं होती है, इंडिविजुअल के ही नाम से सोल प्रोप्राइटरशिप चलती है, तो यहाँ पर जो टैक्सेस लगाए जाएंगे वो आपके स्लैब रेट के हिसाब से लगाए जाते हैं जो कि एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल्स पर। और यहाँ पर स्लैब का कैटेगराइजेशन 3 तरह से किया गया है। अगर आप 60 साल से कम हैं तो आपके ऊपर 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख रुपए के बाद 5 लाख रुपए तक 5% का टैक्स है। 5 लाख से 10 लाख रुपए पे 20% का टैक्स है और 10 लाख रुपए से ऊपर 30% का आपको टैक्स लगाया जाता है। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख रुपए तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं आएगा। इसके बाद आता है एनी स्पेशल बेनिफिट अवेलेबल टू सोल प्रोप्राइटरशिप। तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं सोल प्रोप्राइटरशिप को कोई स्पेसिफिक खास बेनिफिट नहीं दिए जाते हैं। सो ये किस तरह के बेनिफिट हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, तो आप इसी वीडियो में आगे समझ पाएंगे किस तरह के खास बेनिफिट हैं जिनका मैं जिक्र यहां पर कर रहा हूं। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं, अगर आप स्टार्टअप में रिकॉग्निशन लेना चाहते हैं, अगर आप वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू कैपिटल एक्वायर करना चाहते हैं, इक्विटी फंडिंग पाना चाहते हैं, तो वो इस तरह के ऑप्शंस आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं मिलते हैं। सो आई कैन से नो स्पेशल बेनिफिट इज अवेलेबल टू सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके बाद आता है क्लोजर। तो अगर आप अपने बिजनेस का क्लोजर करना चाहते हैं, मान लीजिए आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू रियलाइज कि आपको ये बिजनेस बंद करना है, तो क्योंकि यहाँ पर कोई खास तरह के रजिस्ट्रेशंस आपने नहीं लिए थे सिवाय जीएसटी एंड इस तरह के लाइसेंसेस जो मैंने आपको अभी ऊपर डिस्कस किए, तो उनको छोड़कर बाकी आपको एज सच कोई क्लोजर नहीं करना होता। जब भी आपका प्लान बने कि आप ये बिजनेस बंद करना चाहते हैं, आप सिंपली उस बिजनेस को बंद कर सकते हैं। जीएसटी नंबर उस केस में आपको सरेंडर करना पड़ेगा अगर आपने जीएसटी नंबर ऑलरेडी ले रखा है तो, और अगर आपने जीएसटी नंबर नहीं ले रखा है तो उस केस में आपको ऐसा कोई फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं करनी है टू क्लोज डाउन दी बिजनेस। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप का क्लोजर बहुत आसान है और यहाँ पर आप इसे इजीली क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंसेस। तो क्योंकि यहाँ पर कोई खास तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, कोई कंप्लायंसेस एज सच नहीं है सिवाय जीएसटी रिटर्न्स एंड इनकम टैक्स रिटर्न्स के, तो मैं यहां पर कह सकता हूं रजिस्ट्रेशन में ऑलमोस्ट आपकी कोई कॉस्ट नहीं आती है। बट यस, कंप्लायंसेस को मैनेज करने में आपको प्रोफेशनल फीस इंकर करनी पड़ सकती हैं जो कि वेरी करती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन।
तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से आपके ऊपर कोई चार्जेस इंपोज नहीं किए जा रहे हैं टू इनकॉर्पोरेट अ सोल प्रोप्राइटरशिप, बट प्रोफेशनल फीस यहाँ पर आपको जरूर बियर करनी पड़ सकती है। सो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। अगर आप बहुत छोटे लेवल पर अपना बिजनेस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसमें किसी का कोई पार्टिसिपेशन ना हो, कोई शेयरिंग ना हो, कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, मैं अकेले डिसीजन लूं, सारी चीजें मेरे हिसाब से चले, सारा प्रॉफिट मेरे पास आए, इवन लॉस भी अगर हो तो केवल आप ही उसमें भागीदार हो, तो उस केस में आप सोल प्रोप्राइटरशिप वाले मॉडल पर जा सकते हैं। आप सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर सकते हैं। इसके बाद आता है पार्टनरशिप फर्म्स। तो पार्टनरशिप फर्म्स क्या होती है? पार्टनरशिप फर्म एक ऐसा बिजनेस है जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी पर्टिकुलर बिजनेस को कैरी करते हैं इन द कैपेसिटी ऑफ अ को ओनर या पार्टनर। तो यहां पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। Partnership is an association of two or more persons to carry on a business in the capacity of co-owner. Each such person is called as partner and all the partners share profit and loss in the proportion of their respective ownership or as agreed between them. तो यहाँ पर होता क्या है, दो या दो से ज्यादा लोग मिलते हैं और पहले ही एग्री करते हैं कि जो भी हम प्रॉफिट कमाएंगे वो किस रेशो में डिवाइड किया जाएगा। इट मींस मान लीजिए ए बी सी तीन पार्टनर हैं, तो ए को कितना पैसा मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, ये पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है। और जब ये तीनों लोग बिजनेस करते हैं तो ये पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि ए कितना पैसा लाएगा, बी कितना पैसा लाएगा, सी कितना पैसा लाएगा एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो ये एक खास चीज है पार्टनरशिप फर्म की कि यहाँ पर कोई अकेला पर्सन ओनर नहीं होता, यहाँ पर एक से ज्यादा लोग होंगे, चाहे दो हो, तीन हो, चार हो, तो यहाँ पर एक से ज्यादा लोग मिलकर किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए एक फर्म क्रिएट करते हैं जिसको कि हम पार्टनरशिप फर्म के नाम से जानते हैं। सो अब बात कर लेते हैं पार्टनरशिप फर्म्स की कुछ रिक्वायरमेंट के बारे में। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट। यहाँ पर भी एज सच कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, 20,000 रुपए या आपका जैसा भी प्लान हो, आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पर कैपिटल इंट्रोड्यूस करके अपनी फर्म को स्टार्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं रखी हुई है। फिर बात करते हैं मेंबर्स रिक्वायरमेंट। सो यहाँ पर जैसा कि आप समझ सकते हैं एक से ज्यादा ही पर्सन आपको यहाँ पर चाहिए, तो मैं कह सकता हूं मिनिमम 2 पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट अ पार्टनरशिप फर्म। इसके बाद आता है रजिस्ट्रेशंस। सो मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं पार्टनरशिप फर्म्स दो तरह की होती हैं, एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, एक होती है अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। सो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म मतलब जिन्होंने अपनी डीड को रजिस्टर्ड करा रखा है, और अनरजिस्टर्ड वो पार्टनरशिप फर्म जिन्होंने केवल डीड तो बनाई है, किसी एफिडेविट पर, किसी स्टैम्प पेपर पर डीड बनाई है, लेकिन उस डीड को रजिस्टर्ड नहीं कराया है। तो वो पार्टनरशिप फर्म जो केवल डीड बनाने के बाद स्टार्ट हो जाती है विदाउट हैविंग एनी रजिस्ट्रेशन, उन्हें हम कहते हैं अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। और वो फर्म्स जो प्रॉपर अपनी डीड को रजिस्टर्ड करवाती हैं उन्हें हम कहते हैं रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर आता है कंप्लायंसेस। तो एज सच यहाँ पर भी कोई कंप्लायंसेस नहीं है पार्टनरशिप फर्म में, आपको कोई लीगल कंप्लायंसेस फुलफिल नहीं करनी है एक्सेप्ट दी जीएसटी एंड इनकम टैक्स। तो जो इंडिविजुअल के केस में कंप्लायंसेस थी वही सारी कंप्लायंसेस आपको यहाँ पर भी मैनेज करनी है। बस यहाँ पर फर्क इतना है कि इनकम टैक्स में पार्टनरशिप फर्म की अलग रिटर्न जाएगी और इंडिविजुअल्स जो उसमें पार्टनर है उनकी रिटर्न अलग जाएगी, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में इंडिविजुअल की और उसके बिजनेस की दोनों मिलाकर एक ही रिटर्न जाती है, जबकि पार्टनरशिप फर्म के केस में अलग अलग रिटर्न्स जाएंगी। इसके बाद बात कर लेते हैं टैक्सेस की। तो यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि फर्म्स इज ऑलवेज टैक्सेबल एट अ 30% फ्लैट रेट। यहाँ पर कोई स्लैब अप्लाई नहीं होता। इंडिविजुअल्स जो पार्टनर हैं वो अपना अलग इनकम टैक्स पे करते हैं इन द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल, और पार्टनरशिप फर्म के ऊपर अलग से टैक्स लगता है एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, जो कि रहता है 30% फ्लैट रेट के हिसाब से। यहाँ पर कोई स्लैब रेट इनके लिए अवेलेबल नहीं होता। इसके बाद बात कर लेते हैं स्पेशल बेनिफिट्स की। तो यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म्स के लिए भी एज सच कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं दिया जाता है। सो मैं कह सकता हूँ देयर इज नो स्पेशल बेनिफिट अवेलेबल टू पार्टनरशिप फर्म्स। देन बात करते हैं क्लोजर की।
तो पार्टनरशिप फर्म्स को भी क्लोज कराना बहुत ज्यादा टीडियस टास्क नहीं है। जब भी आप ये डिसाइड करें कि हमें ये पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी है तो आप उस केस में अपनी डीड को डिसॉल्व कर सकते हैं। सो अगेन मैं यहाँ पर कह सकता हूँ पार्टनरशिप फर्म कैन बी इजीली डिसॉल्व। इसके बाद आता है एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन एंड द कंप्लायंसेस। सो अगेन प्रोफेशनल फीस को छोड़कर अगर मैं यहाँ पर बात करूं गवर्नमेंट फीस की, गवर्नमेंट चार्जेस की इन रेस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंसेस, तो वो बहुत ज्यादा नहीं आती है। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 1000 से 2000 रुपए का आपका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट रहता है अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना चाहते हैं। सो अगर आप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म चाहते हैं तो आपकी यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट डिपेंड करती है कि आप अपनी कैपिटल कितनी ले रहे हैं, क्योंकि स्टेट टू स्टेट ये मैटर करता है। कुछ स्टेट 1% ऑफ द कैपिटल अमाउंट लेती है, कुछ स्टेट 2% ऑफ द कैपिटल अमाउंट चार्ज करती है एज अ कॉस्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जबकि अगर आप अनरजिस्टर्ड डीड के थ्रू अपनी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वहां पर आपको 100 रुपीज या 200 रुपीज के स्टैम्प पेपर पर आप उस पार्टनरशिप फर्म की डीड को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो यहां पर आपका जो ओवरऑल एक्सपेंस आने वाला है इन रेस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंसेस वो 1000 से 2000 रुपए आएगा। सो अब बात कर लेते हैं 1% कंपनी की। 1% कंपनीज एक ऐसी कंपनीज होती हैं जहां पर केवल एक ही पर्सन उस कंपनी को मैनेज एंड ऑपरेट करता है। नॉर्मली कंपनीज के केस में आपको कम से कम 2% चाहिए होते हैं, लेकिन 1% कंपनी के केस में आपको 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, रादर आप एक पर्सन के थ्रू भी इस कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं। सो आई कैन से 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड विद ओनली वन single person as a member, unlike the traditional manner of having at least 2 members. 1% कंपनी को OPC के नाम से जाना जाता है and OPC is effectively a company that has only one shareholder and its member. अब देख लेते हैं कुछ features and requirement of a OPC. So OPC में जो capital requirement है कोई minimum requirement यहाँ पर नहीं रखी गई है OPC के लिए। Then members की requirement, so जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ओपीसी के केस में आपको केवल एक ही मेंबर चाहिए, वही शेयर होल्डर होगा, वही डायरेक्टर होगा, वही ओनर होगा। सिमिलरली रजिस्ट्रेशन जो यहाँ पर गवर्न किया जाता है इसका वो आरओसी और एमसीए के द्वारा किया जाता है। तो अगर आप 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो आप इसे आरओसी या एमसीए के थ्रू ही इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जहां पर कंपनीज का रजिस्ट्रेशन होता है। कंप्लायंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपको ओनली जीएसटी एंड इनकम टैक्स मैनेज करना है, साथ ही साथ आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मैनेज करनी है जो कि प्रोड्यूस की जाएंगी बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ आरओसी एंड एमसीए। इसके बाद टैक्सेस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ओपीसी के ऊपर टैक्स लगाया जाता है वो 30% के हिसाब से लगाया जाता है। देन स्पेशल बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। सो ओपीसी को एज सच कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट्स नहीं दिए जाते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट इन्हें ये दिया गया है कि एक सिंगल मेंबर के होते हुए भी इन्हें पूरा कंपनी का दर्जा दिया जाता है। जैसे कंपनी होती है ऐसे ही 1% कंपनी होती है, लेकिन फिर भी यहां पर कुछ स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस दी जाती हैं अंडर अ कंपनीज एक्ट जो कि केवल ओपीसी के लिए एप्लीकेबल होती हैं। इसके बाद आता है क्लोजर। तो ओपीसी का क्लोजर बहुत आसान है, आपको कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है एंड आरओसी को अपडेट करना है। ओपीसी का क्लोजर उसी के थ्रू कर दिया जाता है। इसके बाद आता है एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंसेस। तो यहाँ पर जो आपको ओपीसी रजिस्टर करने का खर्चा आ सकता है वो 3 से 4 हजार रुपए का खर्चा आपके ऊपर आ सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसा कि आप काफी टाइम से सुनते आ रहे होंगे, ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेटली हेल्ड होती हैं जहां पर कम से कम 2 डायरेक्टर होते हैं, कम से कम 2 मेंबर होते हैं। तो इस तरह की कंपनीज को हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं और इस तरह की कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड जरूर लिखा हुआ होता है। सो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन इंडिया इज प्राइवेटली हेल्ड स्मॉल बिजनेस एंटिटी एंड कंसिडर्ड एज एन इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी ऑन इनकॉर्पोरेशन। इट हैज अ मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 50 शेयर होल्डर। सो यहाँ पर एक नोट करने वाली चीज है कि कम से कम यहाँ पर एक शेयर होल्डर होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 50 शेयर होल्डर हो सकते हैं। इट कैन हैव अ मिनिमम ऑफ 2 एंड मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर्स। तो यहाँ पर कम से कम आपको 2 डायरेक्टर्स चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पर 15 डायरेक्टर रख सकते हैं। बात कर लेते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फीचर्स एंड रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है।
जो कि हमने अभी अलग अलग एस्पेक्ट में देखा कि आपको कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में आपको जो मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो 1 लाख रुपए की ऑथराइज कैपिटल आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप अपनी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन एज ए प्राइवेट लिमिटेड कराना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपए की मिनिमम ऑथराइज कैपिटल डिक्लेयर करनी पड़ेगी। मेंबर्स रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कम से कम आपको 2 मेंबर्स चाहिए जो कि डायरेक्टर होंगे और कम से कम आपको 1 शेयर होल्डर चाहिए। ये शेयर होल्डर डायरेक्टर में से भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। इसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आरओसी और एमसीए कंट्रोल करते हैं। अगर आप अपनी एंटिटी को एज ए प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो आपको आरओसी और एमसीए पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कंप्लायंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर काफी सारी कंप्लायंसेस हैं, जिसमें आपका जीएसटी, इनकम टैक्स एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको प्रेजेंट करने होते हैं, आरओसी फाइलिंग करनी होती है ईयर एंड पे, बोर्ड मीटिंग, एजीएम, ईजीएम, इस तरह की आपको काफी कंप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में मैनेज करनी होती है एंड आपको आरओसी को उसको अपडेट भी करना होता है। सो मैं यहाँ पर कह सकता हूं अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपके ऊपर कंप्लायंसेस का बर्डन थोड़ा ज्यादा हो सकता है। सो मैं यहाँ पर कह सकता हूं आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केसेस में कुछ ज्यादा कंप्लायंसेस मैनेज करनी हो सकती हैं एज कंपेयर टू अदर एंटिटी जो अभी तक हमने डिस्कस करी हैं। देन बात कर लेते हैं टैक्सेस की। तो यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो टैक्सेबल होती है वो होती है एट द रेट ऑफ 25%। सो यहाँ जब मैं कह रहा हूँ टैक्स लगेगा 25% के हिसाब से, तो यहाँ पर भी एक क्लासिफिकेशन है। कंपनी आपकी डोमेस्टिक होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया आपका मीट होना चाहिए, तभी आप 25% पर टैक्सेबल हैं, अदरवाइज आपके लिए रेट डिफरेंट हो सकते हैं। इसके बाद आता है स्पेशल बेनिफिट्स। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ प्राइवेट लिमिटेड को बहुत सारे स्पेशल बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर अपने आप को चाहे तो एज ए स्टार्टअप रिकॉग्नाइज करवा सकती है। इवन अगर उन्हें फंडिंग चाहिए तो वो वेंचर कैपिटलिस्ट से इक्विटी फंडिंग भी पा सकती है। सो इस तरह के कुछ स्पेशल बेनिफिट्स हैं जो केवल और केवल कुछ स्पेसिफिक एंटिटीज को दिए जाते हैं, जिसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज वन ऑफ द एंटिटी। सो अगर आप ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जहां पर आप चाहते हैं कि आपको स्टार्टअप का रिकॉग्निशन मिले या कोई और वेंचर कैपिटलिस्ट आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करे इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, तो यहां पर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंटिटी वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। इसके बाद आता है क्लोजर। सो प्राइवेट लिमिटेड को अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहां पर आप एक स्पेसिफिक प्रोसेस को फॉलो करते हुए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं। वो सेट ऑफ प्रोसेस एमसीई की वेबसाइट पर ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए मैं इस पर भी एक वीडियो आपके साथ जल्द ही लेके आऊंगा कि कैसे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का क्लोजर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड द कंप्लायंसेस। सो अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके ऊपर जो खर्चा आ सकता है इनकॉर्पोरेशन का वो 3 से 4 हजार रुपए का आ सकता है। एंड ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन दे रखी है अभी आरओसी इनकॉर्पोरेशन में कंपनीज के रजिस्ट्रेशन को लेकर। सो अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का प्लान कर रहे हैं तो ये बहुत सही समय है जहां पर आप अपनी कंपनीज इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं बहुत ही कम चार्जेस में। एंड इवन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं जिसमें आप बहुत कम से कम पेपर्स में, मिनिमम रिक्वायरमेंट में आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट एंटिटी देखनी है वो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सो पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें फर्क क्या है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो ओनरशिप है, जो कंट्रोलिंग है, वो प्राइवेटली हेल्ड पर्संस की है, जबकि पब्लिक लिमिटेड में जो कंट्रोलिंग है, ओनरशिप है, वो एंटायर पब्लिक की है। यहाँ पर एक प्राइवेटली हेल्ड ग्रुप ने इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट नहीं किया है, रादर यहाँ पर जो ओनरशिप दी गई है वो एंटायर पब्लिक के पास है एज ए शेयर होल्डर। सो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन इंडिया हैज अ मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स, मिनिमम ऑफ 7 शेयर होल्डर्स एंड कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ अनलिमिटेड शेयर होल्डर। तो यहाँ पर आप एक बेसिक डिफरेंस समझ सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम 50 शेयर होल्डर्स की लिमिट थी, जबकि पब्लिक लिमिटेड में कोई लिमिट नहीं दी गई है। यहाँ पर आपके पास अनलिमिटेड शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जबकि आपके पास मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट थी, तो यहाँ पर पब्लिक लिमिटेड में आपको कम से कम 3 डायरेक्टर्स चाहिए और कम से कम 7 शेयर होल्डर्स चाहिए। यहां पर एक बेनिफिट और है जो पब्लिक लिमिटेड के लिए ही स्पेसिफिक दिया जाता है।
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं करवाती है, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवा सकती हैं और वो चाहे तो अनलिस्टेड भी रह सकती हैं। सो अगर वो अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवा लेती हैं, देन उस कंपनी के शेयर पब्लिकली ट्रेड किए जा सकते हैं, खरीदे और बेचे जा सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स एंड रिक्वायरमेंट की। तो सबसे पहले मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो हमें यहाँ पर चाहिए वो 5 लाख रुपए की ऑथराइज कैपिटल चाहिए। तो अगर आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कम से कम 5 लाख रुपए की ऑथराइज कैपिटल डिसाइड करनी पड़ेगी। मेंबर्स के रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर मिनिमम आपको यहाँ पर 3 डायरेक्टर्स एंड 7 शेयर होल्डर्स चाहिए अगर आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है, यहाँ पर अगेन आरओसी और एमसीएस को गवर्न करती है। तो अगर आप कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आरओसी और एमसीए में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कंप्लायंसेस की बात करें तो यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड से बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस हैं जो आपको पब्लिक लिमिटेड के केस में मैनेज करनी होती हैं, जिसमें बहुत सारी कंप्लायंसेस ऐसी हैं जो आपको सेबी के साथ करनी है, बहुत सारी कंप्लायंसेस ऐसी हैं जो आपको आरओसी और एमसीए के साथ करनी है। प्राइवेट लिमिटेड के केसेस में आपको जनरली एनुअल कंप्लायंसेस करनी है, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के केस में आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली सभी तरह की कंप्लायंसेस पूरी करनी होती हैं। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूं आपको जीएसटी, इनकम टैक्स और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो करनी ही है, साथ के साथ आपको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज भी करनी है जिसमें सेबी इंक्लूड है, आरओसी, एमसीए इंक्लूड है ऑन अ क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली बेसिस। इसके बाद आता है टैक्सेस। तो यहाँ पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो टैक्स होती है वो एट द रेट ऑफ 25% होती है, लेकिन एक सर्टेन क्राइटेरिया है, अगर आप उसको मीट करेंगे तभी आप 25 में आएंगे, अदरवाइज आपके ऊपर जो टैक्स रेट है वो डिफरेंट हो सकता है। स्पेशल बेनिफिट है, तो सबसे पहला स्पेशल बेनिफिट तो मैंने अभी आपको बताया कि ये कंपनीज जो होती हैं अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवा सकती हैं, जिसके बाद इनका जो शेयर है वो पब्लिक के बीच में ट्रेड किया जा सकता है। सो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा वो सभी बेनिफिट जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को दिए जाते हैं, जैसे कि स्टार्टअप का रिकॉग्निशन हुआ, वेंचर कैपिटलिस्ट, इक्विटी फंडिंग या इस तरह के कोई और भी बेनिफिट जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिए जाते हैं, वो सभी बेनिफिट्स यहां पर भी इनके लिए अवेलेबल होते हैं। क्लोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक स्पेसिफिक प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है वाइंड अप का, और ये स्पेसिफिक प्रोसेस काफी लेंदी होता है। तो अगर आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का वाइंड अप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही लेंदी सेट ऑफ प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तभी जाकर आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को वाइंड अप कर पाएंगे। सो अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपके ऊपर जो एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड द कंप्लायंसेस है वो आपके ऊपर आ सकती है लगभग 8,000 रुपए से 10,000 रुपए तक की। सो अब बात कर लेते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स की, जिनको कि हम एलएलपी के नाम से जानते हैं। तो ये बिल्कुल पार्टनरशिप फर्म की तरह होती है, बस यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस ये है कि जो पार्टनरशिप फर्म हमने अभी पहले पढ़ी वो पार्टनरशिप गवर्न करती है अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932, जबकि यहाँ पर एलएलपी एक्ट इनको गवर्न करता है। और दोनों के इनकॉर्पोरेशन में एक डिफरेंस है, पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होती है थ्रू पार्टनरशिप डीड, जबकि एलएलपी रजिस्टर्ड होती है थ्रू एमसीए और आरओसी। तो जैसे आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं वैसे ही एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन होता है, लेकिन ये एक तरह की पार्टनरशिप में होती है और लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि अगर कोई फ्यूचर में लाइबिलिटी आएगी, then partners are only responsible up to the capital they have introduced into the LLP। तो यहाँ पर लाइबिलिटी इनकी लिमिटेड हो जाती है, जबकि पार्टनरशिप फर्म के केस में लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। तो ये एक डिफरेंसेस है एलएलपी और फर्म्स के बीच में। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं एलएलपी की बात कर रहे हैं, जिसको कि आरओसी और एमसीए में एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड किया जाता है। सो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज अ पार्टनरशिप इन विच सम और ऑल पार्टनर हैव अ लिमिटेड लाइबिलिटीज। इट हैज एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन। सो एलएलपी एक ऐसी एंटिटी है जहां पर पार्टनरशिप के भी कुछ फीचर्स होते हैं और कॉर्पोरेशन के भी कुछ फीचर्स होते हैं। मतलब आप इसे कह सकते हैं ये एक ऐसा मिक्सचर है जहां पर कंपनीज की भी क्वालिटीज होती हैं और पार्टनरशिप फर्म्स की भी क्वालिटीज होती हैं। इन एन एलएलपी ईच पार्टनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल और लायबल फॉर द अनदर पार्टनर मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस। तो ये एक इसका खास बेनिफिट है कि अगर एलएलपी में किसी एक पार्टनर की वजह से कोई मिसकंडक्ट हुआ या नेग्लिजेंस हुई
तो उसका रिस्पॉन्सिबल दूसरे पार्टनर को नहीं ठहराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ फीचर्स एंड रिक्वायरमेंट्स के बारे में। सो कैपिटल रिक्वायरमेंट जो कि आपको चाहिए होगी एलएलपी के केस में, तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, देयर इज नो मिनिमम रिक्वायरमेंट टू इनकॉर्पोरेट एन एलएलपी। इसके बाद बात करते हैं मेंबर्स रिक्वायरमेंट की, तो यहां पर आप देख सकते हैं कम से कम 2 पर्सन आपको चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी मेंबर इसमें पार्टनर बना सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आरओसी और एमसीए में इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। बहुत आसान सा प्रोसेस है, आपको केवल 2 फॉर्म फाइल करने हैं, जिसके बाद आप एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंप्लायंसेस, तो यहाँ पर आपको जीएसटी, इनकम टैक्स एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेज करनी है, जो कि आरओसी में अपडेट की जाती है ऑन अ ईयर टू ईयर बेसिस। टैक्सेस की बात करें तो यहाँ पर जो एलएलपी टैक्स होती है एट द रेट ऑफ 30% होती है, कोई स्लैब इनके लिए अवेलेबल नहीं है। स्पेशल बेनिफिट्स, तो जो स्पेशल बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास है, वही सेम स्टेटस एलएलपी को भी दिया गया है। तो एलएलपी अपने आप को स्टार्टअप में रजिस्टर्ड करवा सकती है, एलएलपी वेंचर कैपिटलिस्ट और फंडिंग, इक्विटी फंडिंग भी पा सकती है। तो इस तरह का कोई बेनिफिट जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया था, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को दिया गया था, वो यहां पर एलएलपी को भी दिया जा रहा है। इसके बाद आता है क्लोजर, तो अगर आप एलएलपी को क्लोज करना चाहते हैं, यहां पर भी आप एक बहुत छोटा सा और सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करते हुए आप इसको वाइंड अप कर सकते हैं। सिंपली आपको आरओसी और एमसीए में एक सेट ऑफ प्रोसेस फॉलो करना है, जो कि बहुत ही छोटा और आसान प्रोसेस है, उसको फॉलो करते हुए आप एलएलपी वाइंड अप कर सकते हैं। अगर आप एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके ऊपर जो कॉस्ट फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड द कंप्लायंसेस आ सकती हैं, वो लगभग 3 से 4 हजार रुपए हो सकती है, और ये अमाउंट वेरी कर सकता है आपके नंबर ऑफ पार्टनर्स पर। अगर आपके नंबर ऑफ पार्टनर बहुत ज्यादा होंगे तो ये कॉस्ट आपकी इंक्रीज भी हो सकती है। इसके बाद जो एंटिटीज हमारे पास है वो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एचयूएफ के नाम से भी जाना जाता है। एचयूएफ एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है अंडर द आई ऑफ इनकम टैक्स, जहां पर इंडिविजुअल अलग पर्सन है और एचयूएफ एक अलग पर्सन है, ऑल्दो एचयूएफ को चलाने वाला वही एक इंडिविजुअल पर्सन है। सो जनरली एचयूएफ को बनाने का जो पर्पस होता है वो टैक्स सेविंग होता है, क्योंकि एक पर्सन जिसका एक मिनिमम एग्जेम्पशन स्लैब रेट है जो कि 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए हो सकता है, तो अगर वो एक एचयूएफ और क्रिएट कर ले तो वहां पर उसको 2.5 लाख रुपए का एक स्लैब रेट या 3 लाख रुपए का एक स्लैब रेट, एज द केस में भी, अलग से उसको स्लैब रेट मिल जाता है, ताकि वो अपनी इनकम को वहां डाइवर्ट करके टैक्स प्लानिंग या टैक्स सेविंग कर सके। सो एचयूएफ एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जो इंडिविजुअल से ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है एचयूएफ के बारे में। सो एचयूएफ मीन्स एन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. You can save tax by creating a family unit and pooling in assets to form a HUF. HUF is taxed separately from its member. तो यहाँ पर ये चीज कही जा रही है कि HUF अपने मेंबर से सेपरेटली टैक्स्ड होती है, मतलब HUF के ऊपर जो टैक्स लगता है वो अलग है और उसके मेंबर्स के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो अलग है। और हिंदू फैमिली कैन कम टुगेदर एंड फॉर्म अ HUF. यहाँ पर एक चीज और कही जा रही है कि हिंदू फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग एक साथ मिलकर एक HUF क्रिएट कर सकते हैं. बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख कैन ऑल्सो फॉर्म अ HUF. HUF हैज इट्स ओन पैन नंबर एंड फाइल टैक्स रिटर्न इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, HUF इंडिपेंडेंटली टैक्स होती हैं, उसका मेंबर से कोई रिलेशन नहीं है, मेंबर इंडिपेंडेंटली अपना टैक्स पे करते हैं एंड HUF इंडिपेंडेंटली अपना टैक्स पे करती है. HUF इज टैक्स सेपरेटली फ्रॉम इट्स मेंबर, देयरफॉर deductions such as under section 80 or exemptions allowed under the tax law can be claimed by it separately. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, HUF एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो जो डिडक्शंस HUF को मिलती हैं वो अलग हैं और जो डिडक्शंस मेंबर को मिलती हैं वो अलग से क्लेम की जा सकती हैं. HUF को बिल्कुल इंडिविजुअल वाला दर्जा दिया जाता है, तो जिस तरह से इंडिविजुअल को स्लैब दिया जाता है ऐसे ही HUF के लिए भी अलग से अपना स्लैब अवेलेबल होता है. सो अब बात कर लेते हैं कुछ फीचर्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ HUF. तो यहाँ पर HUF को बनाने के लिए आपको कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, आप कितना भी अमाउंट लेकर HUF क्रिएट कर सकते हैं. देन मेंबर्स की रिक्वायरमेंट की बात करूं तो यहाँ पर आपको कम से कम 2 मेंबर चाहिए होंगे ताकि आप HUF क्रिएट कर पाएं, जिसमें एक आप खुद हो सकते हैं और एक आप अपने फैमिली में किसी मेंबर को रख सकते हैं. और यहाँ पर HUF में जो मेंबर होगा, उन मेंबर्स में जो एक हेड होगा उसको हम कर्ता के नाम से जानते हैं और बाकी सभी मेंबर्स HUF के मेंबर के नाम से
जाने जाते हैं। इसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो HUF को रजिस्टर करवाने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी फॉर्मेलिटी कंप्लीट नहीं करनी है। आप सिंपली HUF का डिक्लेरेशन क्रिएट करके HUF का पैन नंबर अप्लाई कर सकते हैं एंड जैसे ही आपको HUF का पैन नंबर मिल जाएगा, HUF अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह से रजिस्टर हो जाएगी। सो मैं यहाँ पर कह सकता हूं, अगर आप HUF रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो आप इसे लीगल डीड के थ्रू रजिस्टर्ड कर सकते हैं। कंप्लायंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस मैनेज नहीं करनी है। अगर आपने HUF में कोई GST ले रखा है तो आपको GST मैनेज करना है, इनकम टैक्स की कंप्लायंसेस मैनेज करनी है और इसके अलावा आपको कोई और कंप्लायंसेस मैनेज नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं टैक्सेस की। तो HUF के लिए अपना एक स्लैब रेट अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ HUF के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो ऑन द बेसिस ऑफ स्लैब रेट लगेगा। इसके बाद आता है स्पेशल बेनिफिट। तो HUF के लिए एज सच कोई स्पेशल बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं है, जो कि अभी हमने डिस्कस किए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और LLP के केस में। तो इस तरह के कोई भी बेनिफिट HUF को नहीं दिए जाते हैं। सो अगेन आई कैन से कि देयर इज नो स्पेशल बेनिफिट गिवन टू दी HUF। अब बात कर लेते हैं क्लोजर की। तो अगर आप HUF को क्लोज करना चाहते हैं तो आप इसे बहुत ही सिंपल प्रोसेस से वाइंड अप कर सकते हैं। सिंपली आपको अपना पैन नंबर सरेंडर करना है, अपनी जितनी भी कंप्लायंसेस आपकी ड्यूज हैं उन सभी को पूरा करना है, देन आप अपने HUF को वाइंड अप कर सकते हैं। सो अगर आप HUF क्रिएट करने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके ऊपर जो एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंसेस आ सकती हैं वो बहुत ही कम है, जो कि आपकी 500 रुपए से 1000 रुपए तक की हो सकती हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी वो कुछ बिजनेस एंटिटी जिन्हें आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। बट मैं आपको यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो सबसे पहले आप ये डिफरेंस जरूर समझ लें कि कौन सा बिजनेस एंटिटी टाइप आपके बिजनेस के लिए सूटेबल है एंड सूटेबिलिटी के साथ साथ आपको ये एस्पेक्ट भी चेक करना है कि कौन सा आपके लिए कॉस्ट इकोनॉमिकल है। इन सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखने के बाद ही आप ये डिसाइड करें कि आपको किस तरह के बिजनेस एंटिटी इनकॉर्पोरेट करनी है अपने बिजनेस के लिए। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी जो कि आप अपने बिजनेस के लिए रजिस्टर्ड कर सकते हैं, किस तरह की इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू डिस्कस किया है एंड आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। सो अगर आपको बिजनेस एंटिटी इनकॉर्पोरेशन से लेकर किसी भी तरह का कोई डाउट है या कोई क्वेरी है या आप हमसे बिजनेस इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप मुझे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी मुझे मेल कर सकते हैं। इवन आप हमारी वेबसाइट www.rdvconsultancy.com पर विजिट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं। आज की वीडियो में केवल इतना ही था। जल्द ही मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।